हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक इन द पी एंड स्पोर्ट्स। और आज एक बार फिर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं कुछ एक नए सेगमेंट्स को लेके। और आज जो है आज से बल्कि हम कुछ ऐसी पेशकश आपके सामने करने वाले हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी हुई और कुछ ऐसी हस्तियां और कुछ ऐसे एक्सपर्ट जिनसे हम जो अभी के जो बर्निंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज जो है हमारे साथ हमारे बीच हैं मिस्टर मोहित सिंह बिस्सर, और वर्तमान में जो कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड गढ़वाल गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बेसिकली वे हैं। और पिछले 10 वर्षों से लगभग वे स्पोर्ट्स के कोच के रूप में वहां पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और उसके बाद से लगातार सर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जहां पे वे उनको गाइड करते आए हैं। सबसे बड़ी जो बर्निंग टॉपिक है मुझे लगता है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि एम एस धोनी को एज अ मेंटोर जो है वो सिलेक्ट किया गया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जहाँ पे मोहित सर का मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्योंकि जब भी हम मेंटोर एक वर्ड जो है वो, क्योंकि कोचिंग के फील्ड में वो नया इस समय हम कैसे कह सकते हैं कि उसका इंक्लूजन है। और कोच के होते हुए कप्तान की हम जो भूमिका होती है क्रिकेट के फील्ड में, वो हम सब जानते हैं कि क्रिकेट में कप्तान कितना अपने आप में मुझे लगता है सर्वोपरि होता है डिसीजंस लेने में और ऑन ऑन द फील्ड जो होता है। लेकिन क्रिकेट के जानकार होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मोहित सर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि मेंटोर जो वर्ड अभी एम एस धोनी के लिए किया है। तो सर आपकी क्या इस पर राय है? आप क्या समझते हैं कि मेंटरशिप किस तरह की होने वाली है, और क्या रवि शास्त्री जो हेड कोच हैं और विराट कोहली जो कप्तान हैं उनका जो क्या किस तरह का ऐसा माहौल होगा कि कोई ऐसी कमी थी जिस वजह से मेंटरशिप की जरूरत पड़ गई? प्लीज सर। थैंक यू तरुण, थैंक यू फॉर इनवाइट मी। एंड सभी व्यूअर्स को तुम्हारे और तुमको सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सबसे पहले। और अब शुरू करते हैं सबसे पहले इंडियन स्क्वाड, क्योंकि क्रिकेट का माहौल एकदम इस समय चरम पर है और T20 वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है। तो सभी के नजरें जो है वो T20 वर्ल्ड कप पर और खास तौर से इंडियन स्क्वाड पर है। और सबकी उम्मीदें हैं कि इस बार जरूर ट्रॉफी हमारे पास आएगी। और जैसा तुमने कहा और बताया, सबको पता है कि एम एस धोनी जो है, दी MSD इफेक्ट जो है इस बार हमें टीम इंडिया के स्क्वाड में डगआउट में देखने को मिलेगा। और एज अ मेंटर जो है वो इस बार अपनी सेवा देंगे टीम को। और इसका इफेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्यों एम एस धोनी को जो है इस बार T20 वर्ल्ड कप में की स्क्वाड में जो है डायरेक्ट एज अ मेंटोर जो है वो काउंट इंक्लूड किया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के लिए ही सिर्फ जो है एम एस धोनी को एज अ मेंटर रखा गया है। तो सबसे पहले तो हम सभी को पता है कि MSD जो है, एम एस धोनी जो है वो उनकी ना केवल भारत में रेपुटेशन है बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है उनकी रेपुटेशन है क्रिकेट वर्ल्ड में एज अ कैप्टन कूल और एज अ स्ट्रेटेजिस्ट कह सकते हैं हम कि वो किस तरीके से टीम को खिलाते हैं। एक प्लेयर तो थे ही वो अपने आप में, तो एज अ फिनिशर तो वो हमको नहीं दिखेंगे इस बार, लेकिन जो है उनकी भूमिका हमें एज अ माइंड सेट एज अ स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी टीम इंडिया में। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत जरूरी था कि कोई ऐसा माइंड, कोई ऐसी इंस्पिरेशन जो है टीम के साथ जुड़े। क्योंकि जैसे हमको पता है कि हमारी टीम के पास सब कुछ है लेकिन ट्रॉफी नहीं है ना। रिसेंटली हमने देखा कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई उसमें भी क्या स्थिति रही। ऑन पेपर जो है हमारी टीम सबसे स्ट्रांग रहती है हमेशा, लेकिन पता नहीं क्यों जो क्रंच मूवमेंट होते हैं उसमें जो है हमारी टीम लैग कर जाती है। तो इसीलिए बोर्ड ने जो है MSD को जो है एक इंस्पिरेशन के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में और एक माइंड सेट जो जिसे हम बोलते हैं कि मास्टर माइंड के रूप में जो है टीम इंडिया के साथ जो है इंक्लूड किया है। उनका रोल जो होगा वो हमें देखना होगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका रोल क्या होगा एज अ ऑन ग्राउंड जो है, किस तरीके से टीम इंडिया खेलेगी, किस तरीके से उसकी अप्रोच होगी। और क्रंच मूवमेंट स्पेशली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉकआउट्स होते हैं, है ना। अभी तो पहले लीग है, लीग का नॉकआउट बेस पर है ये, तो पहले फर्स्ट राउंड तो जो है लीग है। और देन उसके बाद जो टॉप 4 टीमें होंगी, हर ग्रुप से दो दो टीमें जो होंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। उसमें हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो है दी MSD इफेक्ट हमको देखने को मिलता है इस बार टीम इंडिया में एज अ मेंटर। तो आपका कहने का मतलब है सर ये एक गुड मूव है बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं सोशल मीडिया भी पढ़ता हूँ और बहुत सारी मीडिया की जगत के जो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन सब का अलग अलग तरह की राय आती है। कोई कहता है दिस इज अ गुड मूव फ्रॉम द बीसीसीआई
रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं कि भाई एकदम से जो इस तरह का ब्लास्ट होना, जहाँ पे कोई भी इस तरह का बिल्कुल हर कोई मुझे लगता है सरप्राइज हुआ कि एमएसडी का जो इंक्लूजन हुआ है टीम के साथ। और क्योंकि वो अभी जो है वो खेल रहे हैं, अभी भी आईपीएल में जो है उनके साथ ये सारे लोग खिलाड़ी खेलने वाले होंगे, उनके ओपोनेंट्स हैं या कुछ ऐसे होंगे जो उनके खिलाड़ी के तौर पे उनकी टीम में होंगे इस दौर में। T20 वर्ल्ड कप का सामने होना और साथ ही साथ भारत के, क्योंकि विराट कोहली के क्या क्या पता, क्योंकि हर कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर भारत यहाँ पे जीतता है तो क्रेडिट जो है वो फिर से एक बार एमएसडी लेके जाएंगे, और अगर भारत हारता है तो हो सकता है फिर से वही जो हार का ठीकरा है वो विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर हो। तो इसके ऊपर आपका कुछ क्या राय है सर? बिल्कुल सही बात कही। ये हम लोगों ने आजकल मीडिया में देखा हुआ है कि इस तरीके की बातें बहुत प्रचलित चल रही। जब से एमएसडी का नाम आया है तभी से जो है ये बातें होना शुरू हो गई कि जो ट्रॉफी नहीं आ रही थी तो उसका सारा ठीकरा जो है विराट कोहली पे और रवि शास्त्री पे फूटता था। और अगर इस बार जो है ट्रॉफी हमारे पास आ जाती है तो कहीं ना कहीं जनता का जो इमोशन है धोनी के प्रति, उनको ये लगता है कि जो है धोनी इफेक्ट होगा, इसी के कारण जो है ट्रॉफी आएगी। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए एज अ फैन भी और एज अ क्रिकेट लवर, क्रिकेट लविंग नेशन भी, कि ये जो अप्रोच हुई है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुई क्रिकेट में। इससे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे रिकी पॉन्टिंग की सेवाएं, स्टीव वॉ की सेवाएं उससे पहले जो है ली गई हैं। स्टीव वॉ की सेवाएं जो है एशेस में ली गई हैं और रिकी पॉन्टिंग की सेवाएं जो है वो एशेस में ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के टीम की तरफ से। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं रिसेंटली जो है हमारे जो मिलियनर लीजेंड जो हैं कपिल देव जी, उनका कमेंट भी पढ़ रहा था तो उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि मैं स्टार्टिंग से ही जो है ये इसके पक्ष में था कि जो अगर कोई हमारी टीम का ऐसा लीजेंड प्लेयर है जो कि रिटायर हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमें जो है आफ्टर रिटायरमेंट एकदम से खत्म नहीं कर देना चाहिए। हमें उसका इफेक्ट जो है रखना चाहिए एज अ मेंटर या एज अ कोच, जिस भी रूप में आप उनकी सेवा ले सको। तो उन्हें कम से कम 3 साल तक लेकर, उन्होंने कहा था कि 3 साल तक जो है वो इस टीम से जुड़े हुए रहना चाहिए किसी भी रूप में। तो इससे जो होता है इवन कि उसका इम्पैक्ट जो है टीम में देखने को मिलता है। जी, इवन सर जो आप कपिल देव जो लेजेंडरी हैं, उन्होंने जो बात कही है तो उन्होंने बल्कि ये कहा है कि मेंटरशिप तक तो ठीक है, लेकिन कई लोग जो विकल्प के रूप में, आप सब जानते हैं कि रवि शास्त्री जो है वो रिटायर हो रहे हैं, कोचिंग के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, बीसीसीआई के जो क्राइटेरिया है कोचिंग का उसको फुलफिल नहीं करेंगे। तो अब जो आने वाले टाइम में जब धोनी को क्योंकि मेंटरशिप दी गई है तो कई लोग ऐसी कयास लगाई जा रही है कि धोनी एज ए कोच भी जो है वो हो सकता है लॉन्च हो जाए कुछ समय बाद। तो कहीं ना कहीं क्योंकि, और सबसे बड़ी चीज कपिल देव की जो बयान की बात है जहां पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेंटरशिप तक तो ठीक है लेकिन कोचिंग पे जो है उनको अभी, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट जगत से अभी 3-4 साल का कम से कम ब्रेक देना चाहिए, तब जाके उनको वापस लेके आने चाहिए। ऐसे ही गावस्कर ने भी कहा है, सुनील गावस्कर साहब ने भी यही बोला है कि वो वे भी जो है एक बार जो है जब जॉन राइट थे उस समय उनको भी जोड़ा गया था टीम के साथ, और उस समय भी जॉन राइट जो है कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन को लेके थोड़ा सा घबरा गए थे। तो इस तरह के भाव जो है हो सकता है टीम में रवि शास्त्री के मन में ना हो। तो इस तरह की एनवायरनमेंट को सर किस तरह से आप देखते हो? क्या ऐसा तो नहीं कि ये एक पॉजिटिव मूव तो जरूर दिख रहा है, लेकिन इस मूव की वजह से हो सकता है कि जो इस समय जो वर्तमान में रवि शास्त्री कोच एज ए कोच हैं, उनकी जो रोल है, उनकी जो रेपुटेशन है, कहीं उसको तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ होके वो परफॉर्मेंस में कहीं डिटोरिएशन तो नहीं आ जाए? जी बिल्कुल तरुण, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और हमने ना केवल, अगर हम अपनी जनता को ही जो दोष नहीं दे सकते इसमें कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हमारे एक्स क्रिकेटर भी, अभी मैंने देखा कि अजय जडेजा जी का जैसे उनका स्टेटमेंट था कि वो बहुत शॉक्ड थे या उनको बड़ा शॉक लगा कि ये एमएस धोनी को एज अ मेंटर क्यों रखा गया है जबकि रवि शास्त्री जी हैं वहां पर एज अ हेड कोच। तो ये बात तो देखने वाली होगी कि वो किस तरीके से अपना कोऑर्डिनेशन और जो है आपस में सामंजस्य जो है बैठाते हैं, तालमेल बैठाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, क्योंकि अगर आपने लास्ट टूर भी देखा होगा इंग्लैंड का, इंडिया जब आई आई थी तो आपने देखा था कि लास्ट के क्रंच मोमेंट्स में जो है कहीं ना कहीं विराट कोहली फील्ड के बाहर आ जाते थे और वो रोहित शर्मा की हेल्प लेते थे जो कि वाइस कैप्टन है टीम इंडिया के। और कहीं ना कहीं ये बात भी चर्चा में थी कि जो है एज अ वाइट बॉल कैप्टन जो है रोहित शर्मा इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि बिकॉज ऑफ आईपीएल जो सक्सेस रही है उनके साथ, 5 टाइटल उन्होंने मुंबई इंडियंस को जिताए हैं जबकि विराट कोहली जो है अभी तक एक भी टाइटल नहीं जिता पाए हैं आरसीबी को। और तो काफी समय हो गया उनको कि उनको सक्सेस नहीं मिली है उस तरीके की। हालांकि अंडर 19 वर्ल्ड कप वो जिता चुके हैं, ये भी हमारी जनता भूल जाती है। लेकिन बिल्कुल सही हम्म। बात है कि ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में और तालमेल किस तरीके से बैठाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है टीम सिलेक्शन, कि जो प्लेइंग 11 हमने अभी जो 15 का स्क्वाड है उसमें प्लेइंग 11 का सिलेक्शन कैसे होता है,
वहां पर भी जो है हम कह सकते हैं हम, और कई लोगों ने तो ये भी कहा जो 15 का स्क्वाड जो बना हुआ है जो हम लोगों के सामने है, उसमें भी कहीं ना कहीं धोनी इफेक्ट है। अगर आप देखें रविचंद्रन अश्विन को, तो रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं मिला पूरे टेस्ट में इंग्लैंड में, और सब लोगों को लग रहा था कि अब रविचंद्रन अश्विन जो है रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके का सरप्राइज है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में जो है उनकी वापसी हुई है, जो कि 4 साल से उन्होंने T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है रविचंद्रन अश्विन ने। तो कहीं ना कहीं इसे भी धोनी इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन ये सब मैं एज अ क्रिकेट जो कह सकता हूँ कि एक जितना मुझे नॉलेज है या जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ये सब स्पेकुलेशन ही है। और MS धोनी का जो इफेक्ट है, दी MSD इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दो तरीके से काम करेगा। एक तो जो टीम इंडिया है उसमें जो प्लेयर्स हैं उनको इनकी जितनी रिस्पेक्ट है धोनी के लिए, वो उसका रिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा वहां पर। और दूसरा जो रेपुटेशन उनकी वर्ल्ड क्रिकेट में है, वो अपोनेंट में भी कहीं ना कहीं ये डर होगा, ये कहीं ना कहीं ये बात होगी कि जो ब्रेन मिस कर रहे थे या जो टेम्परामेंटल कूलनेस जो मिस कर रही थी टीम इंडिया, वो इस बार हमें जो है टीम इंडिया के साथ है धोनी के रूप में। और सभी को पता है कि धोनी किस तरीके से जो है अपना सारा जो क्रिकेट का जो सेटअप है वो डिस्प्ले करते हैं। वैसे भी बहुत सारे कयास एज ए फैन तो खैर हर कोई एमएसडी को लेके खुश है, और बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि विराट कोहली के फैंस हैं या जो रवि शास्त्री को पसंद करते हैं उनके मन में ये चीजें होंगी। लेकिन वैसे भी बीसीसीआई जैसी जो गवर्निंग बॉडी है, मुझे लगता है बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने कुछ ना कुछ, मुझे लगता है कि रवि शास्त्री से भी, विराट कोहली से भी, टीम मेंबर्स भी अगर कोई उनमें इंक्लूड होंगे, कोई सीनियर खिलाड़ी, और एमएसडी से भी ये बात की होगी तभी जाके। और एमएसडी तो हमेशा से जाने जाते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन और इसके लिए, मुझे लगता है कि हो सकता जो हमारी जो ये एक परफॉर्मेंस को लेके है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी एमएसडी के इंक्लूजन से, तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि एमएसडी खुद जो है मुझे लगता है कि चीजों को कोऑर्डिनेट और सामंजस्य बिठाने में सक्षम है उस लेवल पे। तो आई होप कि वो चीजें हो। बस एक आखिरी सवाल सर इससे जुड़ा हुआ हम करते हैं, जैसे टीम स्क्वाड की आपने बात की वर्ल्ड कप T20 से हम रिलेटेड, अब अगली बात उसी में जाएंगे। बस एक आखिरी बात मैं सर आपसे कहना चाह रहा हूँ, और एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है, जैसे एक आपने कहा कि क्रंच मूवमेंट जो है, तो व्यूवर्स को एक चीज समझ में आई, ये मुझे खुद कई बार लगता है कि जैसे क्रिकेट ऐसा गेम है जहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, इस तरह के टीम गेम, बास्केटबॉल, इस तरह के टीम गेम में जहाँ पे टेक्निकल मूव्स बहुत ज्यादा इंक्लूड होते हैं, तो उस तरह में तो वहां पे तो कोचिंग का जो एक तरह का मुझे लगता है कोचिंग एस्पेक्ट है जो वो बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन क्रिकेट में ऐसा क्या है कि जहां पे जो क्रंच मूवमेंट्स हैं, जहां पे वो मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, कोई एक ऐसा एग्जांपल या आपको लगता हो जहां पे मेंटरशिप की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी जहां? बिल्कुल, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अदर टीम गेम्स होते हैं उनके डायनेमिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं क्रिकेट से। और क्रिकेट में कैप्टेंसी जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वाकई में जो पावर होती है, जो जिस तरीके से टीम खेलेगी, वो उसके लीडर पे डिपेंड करता है कि वो कैप्टन किस तरीके से जो है टीम को अप्रोच कराता है टुवर्ड्स द गेम। तो कैलकुलेटिव रिस्क जो है क्रिकेट में लेनी पड़ती है एज अ बैट्समैन। और एज अ बॉलर भी हम यही कहेंगे कि जो प्लान होता है टीम का, वो बॉलर का कुछ और प्लान होता है कि मुझे इस तरीके से बॉलिंग करनी है, लेकिन कैप्टन को ज्यादा, जो कैप्टन जो होता है वो ज्यादा बेटर रीड कर सकता है गेम को, कि ये पर्टिकुलर बैट्समैन है तो इसकी कहाँ वीकनेस है और हम किस तरीके से इसको आउट कर सकते हैं। और कई बार हमें उसे आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है, कई बार हमें रन को रोकने की जरूरत पड़ती है कि रन के फ्लो को हम किस तरीके से रोकें। तो यहाँ पर धोनी का जो है रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर से मैंने नॉकआउट की बात करी है, क्योंकि लीग में तो आपके पास फिर से चांस मिल जाएगा आपको, एक बार आप हारोगे दूसरी बार आपको चांस मिल जाता है। लेकिन नॉकआउट ऐसी स्टेज है जहां पर हम अभी तक जो है सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इस यहाँ तक पहुंचते पहुंचते और फाइनल तक भी कई बार पहुंचे, लेकिन नई ट्रॉफी अपने पास नहीं कर पाए। तो ये इनफैक्ट इसके लिए मुझे लगता है कि धोनी को जो है यहाँ पे रखा गया है कि जो एज अ प्लेयर जो है, जब आप प्रेशर सिचुएशन में होते हो तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं कि मुझे डिफेंसिव बॉलिंग करनी है या मुझे अटैकिंग बॉलिंग करनी है, और बैटिंग में भी मुझे अटैकिंग अप्रोच रखनी है या डिफेंसिव रखना है, सिंगल डबल लेना है या बाउंड्री के लिए देखना है। तो वहां धोनी का जो है रोल बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे फिनिशर भी है। मैंने जैसे आपको बताया कि फिनिशर रहे हैं वो, तो उन्हें पता है कि किसको किस तरीके से गेम को रन करना है, और आखिरी में कौन सा प्लेयर है वो भी उनके माइंड में होगा कि जो की टीम को जो है फिनिशिंग दे सकता है। चलिए सर, यही उम्मीद है कि जो एमएसडी इफेक्ट जो आप कह रहे हैं, और धोनी का जो जिस तरह का एक तरह से हम कहें कि औहदा है टीम इंडिया में और हमेशा इंडियन क्रिकेट में जो रहेगा, वहां जहां उनके कैनेस्थेटिक सेंस के बारे में बात करते थे लोग, कहते थे सिक्स सेंस जो है बहुत अच्छा है, और जहां उनके रिफ्लेक्सेस, जहां उनके डिसीजंस, जहां उनके कैप्टन कूल जो आपने कह ही दिया, तो ये सब चीजें जो इतनी
पर्सनैलिटी के इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद देखते हैं कि क्रिकेट जो इस बार जो क्रिकेट विश्व कप है T20, उसमें भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहतर हो, यही उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं अगले जो आज का जो डिस्कशन का जो दूसरा, जो मैं जैसे कि सर ने थोड़ी बहुत बात की, टीम स्क्वाड जो है भारत का और 15 सदस्यीय, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे चौंकाने वाले जो फैसले किए हैं चयनकर्ताओं ने। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन अपनी अपनी राय कई लोगों ने दी है। सबसे बड़ा जो चेंज जो मुझे लगता है, अगर मैं आपके सामने 15 सदस्यीय टीम के बारे में बात करूं, तो उसमें कैप्टन तो विराट कोहली आपके हो जाते हैं, और रोहित शर्मा जो है वाइस कैप्टन हो जाते हैं, और के राहुल जो है उनके साथ ओपनिंग जोड़ी के में देखे जाएंगे, यही उम्मीद है अभी। सूर्य कुमार यादव एक अच्छा इंक्लूजन है और उम्मीद भी की जा रही थी। ऋषभ पंत विकेट कीपर के रूप में है, और साथ ही साथ ईशान किशन को जो है इंक्लूड किया गया है एज ए सेकंड विकेट कीपर। हार्दिक पांड्या जो कि बॉलिंग ऑप्शन हमेशा देते हैं, मीडियम पेसर का तो एक अच्छा विकल्प रहता है, तो हार्दिक पांड्या का तो तय था लगभग, रविंद्र जडेजा की भी लगभग तय था। और इसके बाद की जो मैं सबसे सरप्राइजिंग बात है, राहुल चहर का भी काफी समय से उनको मौके भी दिए जा रहे थे और एक तरह से उनको अच्छा परफॉर्म भी वो कर रहे थे, तो राहुल चहर का इंक्लूजन यहाँ हुआ है। रविचंद्रन अश्विन, जैसे सर ने कहा कि ये एक बड़ा जो है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में लगातार बाहर बैठाना, और पिछले 4 साल से मुझे जहां तक याद है, जो मैंने पढ़ा है कि 2016 या 19 के बाद से 17 मुझे लगता है कि 2017 के के बाद बाद जो है, हाँ एग्जैक्टली T20 में उनको बिल्कुल एक तरह से दरकिनार किया गया, मुझे लगता है वनडे में भी सर, है ना? वनडे वनडे में भी में भी बिल्कुल शायद। हाँ, तो वाइट व्हाइट बॉल बॉल से क्रिकेट को। बिल्कुल ही जो है अवॉइड कर दिया गया था। जब एशिया कप लास्ट टाइम इंडिया हारा था पाकिस्तान से, मेरे ख्याल से तब उसके बाद से जो है अश्विन और इवन अच्छा। जडेजा को भी काफी समय तक बाहर रखा था, लेकिन फिर जडेजा का इंक्लूजन हो गया था, क्योंकि एज अ बैट्समैन भी जो है वो जडेजा का जो है रोल होता है। हाँ, तो वही है कि रविचंद्र अश्विन के ऊपर भी कई लोगों की अलग अलग तरह की डिबेट है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, एक सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, बड़े उसको नहीं बनता था। और बाहर किसको किया वो मैं अभी फिर बात कर रहा हूँ, युजवेंद्र चहल का नाम बड़ा एक निकल के आ रहा है कि युजवेंद्र चहल जो जिसको आप कह रहे थे कि सबसे बेहतर जो है एक तरह के स्पिनिंग ऑप्शन भारत के लिए है, और उसी को जो है वो 15 सदस्यीय टीम में नहीं रखा। आगे बढ़ता हूँ, जिसमें अक्षर पटेल जो है एक इंक्लूड है, और यहाँ इन पे भी थोड़े बहुत सवाल है, क्योंकि रविंद्र जडेजा और ये लगभग एक ही शैली के गेंदबाज हैं, तो इसमें भी सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू हम आगे देखेंगे। वरुण चक्रवर्ती जो कि मिस्ट्री स्पिनर जाने जाते हैं, उनका इंक्लूजन चलिए माना कि अच्छा एक इंक्लूड उन्होंने किया है। अब तीन जो हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, और तीन ही रखे हैं, हो सकता है चार भी रख सकते थे, क्योंकि पांच जो है हमारे पास स्पिन के ऑप्शन यहाँ पे हो स्पिनर जाते हैं। तो जसप्रीत, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी, ये तीन जो है ऐसे हैं जो कि मीडियम पेस बॉलर हैं। रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, एक नाम मैं भूल रहा था, शिखर धवन का भी कई लोग जो है उनके फैंस भी बड़े निराश थे कि शिखर धवन को भी तैयार मिस्टर तैयार तो नहीं कर, आईसीसी के नाम से जाने जाते हैं वो। एक तरह से जाने जाते हैं, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा ही कर रहे थे, बल्कि अभी कप्तानी भी उनको दी थी। और अभी अभी चेतन शर्मा जो सेलेक्टर हैं, उन्होंने बल्कि एक बड़ा बेतुका बयान दे दिया था जो मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको आराम दिया गया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। तो सर, ये T20 का जो स्क्वाड है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो मैंने अभी पिक किए नाम, क्या उसके अलावा भी आपके लिए कुछ चीजें सरप्राइजिंग है? उसके बारे में सर आप बताइए। ठीक है, बड़ा अच्छे से इलेबोरेट किया तरुण तुमने। एज अ मतलब जिसे बोलते हैं ना, क्रिकेट साइड में ना होने के बावजूद भी काफी नॉलेज है तुम्हें क्रिकेट का, और ये अरे, कमेंडेबल है। बिल्कुल, जो संभावित थे उनमें काफी ज्यादा, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सेलेक्टर्स के लिए इजी जॉब नहीं था कहीं से भी कि वो, और बिल्कुल जो है सिलेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट था। और जिससे जैसे हमने बात करी कि युजवेंद्र चहल, जो कि मैं देख रहा था उसके स्टैट्स की, वो लास्ट मेरे ख्याल से 3 या 4 ईयर में, जो लास्ट 4 ईयर की अगर हम बात करें आफ्टर 2016, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है वो T20 में फ्रॉम इंडिया। और उसका एक्सक्लूजन जो है बहुत ही शॉकिंग रहा, ना केवल हमारे फैंस के लिए बल्कि मेरे लिए भी रहा पर्सनली, क्योंकि मैंने जो एक टीम बनाई थी इंडिया की, अपने स्क्वाड में मैंने रखा था उसको क्योंकि एज अ परफॉर्मर भी है वो, और एक्सपीरियंस भी है उसके साथ साथ। मैंने अश्विन को भी रखा था, लेकिन उसके साथ साथ युजवेंद्र चहल को भी रखा था। और अगर हम लाइक टू लाइक सर, रिप्लेसमेंट की बात करें, तो युजवेंद्र चहल का जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो राहुल चाहर से हुआ है, जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर है दोनों। हाँ, वो भी सर उस वहां पे जो आप एक्सक्लूजन कह रहे हैं, वो भी तब जब 5 स्पिनर्स जो है वो आपने जो है सिलेक्ट किए हैं उस टीम में, हाँ बिल्कुल। तब पता लगता है। अगर आप 3 या 4 करते हाँ तो शायद फिर भी
बार को आप सोचते कि आपने कुछ बिल्कुल। और लेकिन 5 स्पिनर को लेने का भी जो मुझे जो सेंस लगता है वो ये है कि जिसमें से जडेजा जो है, क्योंकि बैटिंग भी में भी वो इक्वली अपने आप को जो है रेट कर पाते हैं कि हाँ, बैटिंग भी वो उतनी अच्छी कर पाते हैं, जो जब जरूरत पड़ती है उस तरीके से खेल लेते हैं वो। तो इसके कारण उन्होंने, मेरे को लगता है कि एडिशनल स्पिनर, और दूसरी बात वैरायटी की मैं बात करूं यहाँ पर, एक मतलब सारे स्पिनरों की अगर 5 स्पिनरों को तुम देखोगे तो उनकी वैरायटी सबकी अलग अलग है। अगर वरुण चक्रवर्ती की हम बात करें तो उसे एज अ मिस्ट्री स्पिनर देखा जा रहा है, हालांकि उसका उनका एक्सपोजर इतना नहीं है। वो एक तरीके से डार्क हॉर्स हम कह सकते हैं कि चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, वो दोनों चीजें हैं उनके साथ। लेकिन टीम जो सिलेक्शन कमेटी ने और विराट कोहली ने जो है उन पर जो है भरोसा जताया है, तो देखना होगा कि वो किस तरीके से, अगर उनको चांस मिलता है। पहले तो चांस मिलना भी जो है एक बहुत बड़ी बात है। अभी प्लेइंग 15 में भी जो है प्लेइंग 11 का सिलेक्शन जो है बहुत सरदर्द होगा टीम मैनेजमेंट के लिए। और बिल्कुल जो है यजुवेंद्र चहल का जो एक एक्सक्लूजन हुआ है वो सभी को सरप्राइज कर दिया है उसने, ना केवल हम लोगों को बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की भी हम बात सुनते हैं वर्ल्ड लेवल पर भी, तो उनको भी ये लगता है कि यजुवेंद्र चहल को होना चाहिए था टीम में। लेकिन ठीक है, अब ये कैप्टेंसी और सिलेक्शन कमेटी इनका कॉल है, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा सर, ये आप अश्विन को अपनी 11 में रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं बिल्कुल रखता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो, एक तो उनके अंदर वैरायटी बहुत अच्छी है, वर्सेटाइल बॉलर है वो। आप सिर्फ उन्हें एज ऑफ स्पिनर मत देखिए, उनके पास कैरम बॉल भी है, उनके पास ड्रिफ्टर भी है, कई तरीके के। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सपीरियंस है, जो में दे एक्सपीरियंस जो सकते मैं हैं कह रहा था, ओवर। हाँ, जो क्रंच मोमेंट जो होते हैं जहाँ पे नर्व्स कंट्रोल देखी जाती है, चेक की जाती है, तो उसके लिए अश्विन, क्योंकि अश्विन के पास इतना एक्सपीरियंस है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये उनका हो सकता है कि लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो, मे बी। क्योंकि उनकी एज भी जो है आपको पता है कि 36 अराउंड मेरे ख्याल से हो गए हैं वो। और उनके लिए एक तरीके से ये बहुत अच्छा चांस है कि ट्रॉफी को लिफ्ट करने में जो है इंडिया को जो है ट्रॉफी दिलाने में जो है अपना महत्वपूर्ण रोल वो प्ले करें। सर प्लेइंग 11 आप बताइए एक बार स्टार्टिंग से, अगर हम प्लेइंग 11 तो जैसे स्टार्टिंग में तुमने बताई है कि ओपनिंग अगर देखी जाए तो वैसे इसमें भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आइदर विराट कोहली जो है ओपन करेंगे या रोहित के साथ या राहुल करेंगे। तो मुझे जो मेरी मेरी प्लेइंग 11 है उसमें राहुल और रोहित को मैं ओपनिंग करते हुए देखना चाहूंगा। वन डाउन में उसके बाद विराट कोहली को देखूंगा। उसके बाद सेकंड डाउन जो है वो स्काई होंगे, सूर्य कुमार यादव। रहेंगे। ठीक है, थर्ड, और देन उसके बाद थर्ड डाउन जो है ऋषभ पंत, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन भी है वो। और देन उसके बाद हमारे पास ऑलराउंडर की लग्जरी है इस बार बहुत ज्यादा। हम जो 5 स्पिनर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑलराउंडर्स हैं। तो पहले वर्ल्ड तो हमारे कप। पास एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, हार्दिक पटेल, हार्दिक ओके। पांड्या, हार्दिक जी। पांड्या। और 6 देन उसके बाद हार्दिक पांड्या के बाद रविंद्र जडेजा है, 7। 7 हो गए। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हम आइदर यहाँ पे स्पिनर एक और ऐड करें, अश्विन तो है ही है, लेकिन उससे पहले भी एक हमारे पास है वहां पर वरुण, और दूसरी साइड है हमारे पास अक्षर पटेल। तो अगर अक्षर हम पटेल। यहाँ पर अक्षर पटेल को इंक्लूड करते हैं हम्म। तो ये 7वां बॉलर हो जाएगा। देन अश्विन आएंगे ओके, 8। 8। 9वें पर हमारे पास जो है मीडियम पेसर में मोहम्मद शामी है, 9 हो गए। हाँ, 9 हो गए सर। 9 हो गए। और 10वें पे जो है वो हमारे पास हैं, एक और मीडियम पेसर को मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। एक तो बुमराह हो मोहम्मद गए। शमी या कुमार। हाँ, भुवनेश्वर कुमार, तो भुवनेश्वर कुमार जरूर सामी से पहले आएंगे। और देन उसके बाद फिर हमें वहां पर जो है लास्ट में जो है 11 में बुमराह दिखेंगे। सर आपको क्या लग रहा है, भुवनेश्वर कुमार की जगह दीपक चहर नहीं ज्यादा इफेक्टिव थे T20 के लिए? बिल्कुल। अगर तुम मेरी टीम की बात करो, जो मेरे स्क्वाड था, उस स्क्वाड में मैंने दीपक चाहर को रखा था इन भुवनेश्वर की जगह पर। लेकिन क्योंकि अब ये मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है वो भुवनेश्वर के साथ चला गया। हालांकि अगर राइट। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो दीपक चाहर का नंबर बनता है वहां पर। सर ये बातें तो हो गई, दोनों जो बड़े बात थी एमएसडी का इंक्लूजन और साथ साथ टीम का जो स्क्वाड है प्लेइंग 11 आपके हिसाब से आपने बताई कि एक्सपेक्टेड ये हो सकती है। अब जो एक अभी अभी जो एक बर्निंग टॉपिक रहा है, या क्या कहें बर्निंग इशू जो रहा है और क्रिकेट जगत में, जहां पे माइकल मोहन ने भी बड़े बड़े बयान दे दिए कि आईपीएल की वजह से जो है 5th टेस्ट मैच जो है वो भारतीय खिलाड़ियों ने छोड़ दिया। तो इसके ऊपर आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की चीजें हुई, और आप क्या समझते हैं कि ये आईपीएल को वाकई में तवज्जो दी होगी भारतीयों ने टेस्ट मैच को नजरअंदाज करके?
आज मतलब ये कह सकते हो रिसेंट जो पिछला हफ्ता रहा है उसमें सबसे बर्निंग टॉपिक यही रहा है, जो फिर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, कि क्या कारण रहा है कि जो फिफ्थ टेस्ट है वो हो नहीं पाया। तो अगर हम इसकी स्टार्टिंग से बात करें कि कंट्रोवर्सी कहाँ से हुई है, तो सबसे पहले तो कोविड आउटब्रेक एक हुआ, जो कि टीम मैनेजमेंट में, इंडिया के टीम मैनेजमेंट में पाया गया। जब फोर्थ टेस्ट चल रहा था मेरे ख्याल से, तभी से जो है रवि शास्त्री सबसे पहले पॉजिटिव पाए गए, उनका एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। देन उनका आरटीपीसीआर हुआ तो वो भी पॉजिटिव आया। उसके बाद बाकी लोगों का भी, टीम मैनेजमेंट का और प्लेयर्स का, सभी का मतलब उसके बाद टेस्ट हुआ। और बाद में जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि इंग्लैंड के स्क्वाड में तो सारे के सारे पॉजिटिव निकले, लेकिन इंडिया में जो है वो टीम मैनेजमेंट में जो है 4 या 5 खिलाड़ी जो टीम मैनेजमेंट के पर्सनल थे, वो जो है टेस्ट पॉजिटिव उनका पाया गया। अब उसके बाद जो है स्पेकुलेशन स्टार्ट हो जाता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वहां पर तो जो है बायो बबल में थे ये लोग सभी। तो क्या कारण रहा कि जो है ये कोविड वाला इश्यू हुआ। तो उसके लिए जो अभी तक मैंने देखा कि ब्लेम किया जा रहा है, जो ब्लेम गेम हो रहा है उसमें ब्लेम ये किया जा रहा है कि जो रवि शास्त्री की जो तो ऑटोबायोग्राफी जो जिसका उन्होंने विमोचन किया, तो वो जो है मेन कल्प्रिट के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है इससे, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन हूँ। जितने भी इससे पहले भी जो केसेस हुए हैं, इंग्लैंड को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पूरा का पूरा एक टूर जो है वो कैंसिल कर दिया था साउथ अफ्रीका का, जबकि वो कोविड पॉजिटिव कौन पाया गया था, ग्राउंड्समैन जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था उस कंडीशन में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है रवि शास्त्री को ही पूरा का पूरा ब्लेम कर देना चाहिए। ये कोविड जो है वो एक सच्चाई है, और ये कभी भी किसी के भी थ्रू हो सकता है। वहां पे कम्युनिटी क्या कौन सी है, कंट्री कौन सी है, इंग्लैंड इंग्लैंड कंट्री है। तो वहां पे जो भी कोविड आया होगा, किसी के भी थ्रू आया होगा, तो ये तो नहीं है कि इंडियन में आ गया होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल उनकी कम्युनिटी उसमें आया होगा, और उनकी जो रूल्स हैं वो इस समय सॉफ्ट रूल चल रहे हैं कोविड के। मास्क अलाउ नहीं है वहां पर, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बुक लॉन्च हुआ उसके कारण हुआ ये सब। तो यहाँ से वो चीज आगे बढ़ी। और फिर सबसे पहले जो इंग्लैंड ने, जो ईसीबी की प्रेस रिलीज हुई जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया, मतलब अपनी वेबसाइट में भी डाल दिया था उन्होंने कि जो फिफ्थ टेस्ट मैच है वो फोर्फीट हो गया है। फोर्फीट हो गया है, फोर्फीट मतलब होता है कि आपने गिव अप कर दिया। किसने जो गिव अप किया? टीम इंडिया ने गिव अप किया। तो उसका जो पॉइंट जो है वो इंग्लैंड को मिला, और सीरीज 2-2 हो गई। इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट था वो। तो जिसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और इंडिया ने, बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया कि हमने फॉरफिट किया ही नहीं है, तो इंग्लैंड ईसीबी कैसे जो है इस चीज को बोल सकता है, कह सकता है। तो उन्होंने फिर जो है आफ्टर बीसीसीआई स्टेटमेंट, उन्होंने जो है वो उस रिलीज को जो है अपनी वेबसाइट से हटा दिया। और बीसीसीआई ने फिर ऑफर किया कि इस टेस्ट को हम कैंसिल का स्टेटस दे सकते हैं, और इन फ्यूचर कभी और कर सकते हैं इसको। तो कोहली का स्टेटमेंट उसमें ये आया था कि आप आफ्टर 4-5 दिन जो है, 2-3 दिन बाद भी हम उसको प्ले कर सकते हैं। एक ऑफर ये भी निकला था, एक बात ये भी निकली थी। लेकिन फिर वो कंडीशन ये आ गया कि आईपीएल का शेड्यूल भी जो है, क्योंकि वहां जाके भी आपको मेरे ख्याल से 1 वीक शायद क्वारंटाइन वहां पे करना होगा। 3 दिन था, फिर उसको 6 दिन कर दिया गया था बाद में। हाँ हाँ, तो ये यहाँ से जो है ये प्रॉब्लम जो है रेज हुई। उसके बाद बहुत सारे र्यूमर्स हुए मीडिया की तरफ से, इंग्लिश मीडिया की तरफ से भी आए। लैंकाशायर जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था, क्योंकि वहां ये मैच होना था, तो उनके टिकट सारे बिक चुके थे। उन्होंने कहा कि हमें जो है एस्टिमेटेड $300 करोड़ का जो है वो नुकसान हो जाएगा अगर ये मैच नहीं हुआ। तो उसके लिए फिर जो है दोनों टीमें, दोनों बोर्ड जो है बैठे, मतलब उनके बीच वर्चुअल मीटिंग हुई। और वर्चुअल मीटिंग में ये डिसाइड नहीं हो पाया कि फाइनली क्या होना है, क्योंकि ईसीबी का अपना अलग नजरिया था। उनको ये था कि भाई ये टेस्ट होना ही चाहिए, जिस तरीके से व्यूअरशिप चल रही राइट। है और बाकी सब चीजें हैं, और टेस्ट क्रिकेट के कारण। लेकिन बीसीसीआई ने, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो है एग्री नहीं कर पा रहे थे, एक थ्रेट आ गया था उनके अंदर कोविड का, जो कि नेचुरल है। और आईसीसी का भी मैं इसमें स्टेटमेंट बता दूं कि जो टेस्ट चैंपियनशिप जो आईसीसी ने जो है जारी की थी, तो उसमें एक ये क्लॉज डला हुआ है कि अगर कहीं भी आउटब्रेक होता है कोविड का, किसी भी टीम के लिए हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो उस कंडीशन में जो है वो टूर कैंसिल हो सकता है। वो जो टेस्ट मैच है वो एज अ कैंसिल कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ तक वो बात क्लियर थी सारी। अब कंट्रोवर्सी उसके आगे कहाँ बढ़ गई कि ईसीबी ने जो है ये सारा का सारा केस जो है आईसीसी को जो है रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी जो है अब डिसाइड करें कि ये क्या होगा इस कंडीशन में। जबकि बीसीसीआई के रूप, अभी भी मैं देख रहा था आज भी कि बीसीसीआई की तरफ से एक और बार बार जो है ऑन टेबल जो है ये इश्यू को सुलझाने की, जो बायलेटरली जो है इश्यू को सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऑफर भी किया हुआ है कि
या तो हम नेक्स्ट टूर में अपने एक टेस्ट ये वाला जो है वो वहां खेल लेंगे, या तो इसकी जगह 2 T20 के लिए भी उन्होंने ऑफर किया हुआ है कि जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है लंकाशायर बोर्ड को, तो वो ना हो, उसकी भरपाई के लिए जो है बीसीसीआई की तरफ से ये 2 ऑप्शन है कि आइदर 1 टेस्ट और 2 T20 जो है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो जाएगा नेक्स्ट टूर में जो कि होगा। ओके सर, तो आपने डिटेल में जो ये तीनों चीजों के और बड़े मुद्दे जो बहुत समय से चल रहे थे और डिस्कस करके थोड़ी सी चीजें मुझे भी समझ में आई कि क्या एग्जैक्टली चीजें चल रही हैं, और एमएसडी का इंक्लूजन एक अच्छे वे में भारत के लिए काम आए वही हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टीम स्क्वाड जो चुना है सिलेक्टर्स ने वो भी अच्छा काम करे, ये भी एक अलग बात है। डिबेट तो अलग बात है क्योंकि हर एक सिलेक्शन में डिबेट जरूर होते हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग अलग थे तो उनके नजरिया शायद कुछ और रहा होगा, टीम कप्तान कोच और सब कोई अपने अपने विचारों के हिसाब से और अपनी अपने नजरिए से ही उन्होंने चुनी होगी, तो उसको भी चलिए हम एक तरह से एक्सेप्ट करते हुए आगे सोचते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा हो। आप सबसे बड़ा मैच आपके लिए कौन सा है सर T20 वर्ल्ड कप के लिए जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अलावा अगर कोई मैच है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग ही जैसे क्योंकि बीसीसीआई होस्ट है इसका, तो उन्होंने जो फिक्सचर में रखा हुआ है, पहले ये फिक्सचर डिफरेंट था, जब ऑस्ट्रेलिया में होना था तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे, लेकिन जब ये बीसीसीआई को मिला इसकी मेजबानी करने को, तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं पाकिस्तान, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान, बल्कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अगर दोनों अलग अलग ग्रुप में रहेंगे तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि इनका मैच ना हो आपस में, जो कि एक अपने आप में मतलब चार्म है क्रिकेट में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ना केवल क्रिकेट में बल्कि सभी अलग अलग, हॉकी में भी हम देखते हैं तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होता था तो बड़ा मजा आता था देखने में। हाँ, मतलब वो फैंस के लिए भी है, फाइनेंशियल भी जो चीजें देखें तो हर बिल्कुल, एक चीज तो उससे हर कनेक्ट एक एस्पेक्ट। हाँ वैल्यू अपने आप में हाँ, बढ़ जाती है। और स्पेशली इस अभी क्या कंडीशन जो चल रही है उसमें जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही है काफी सालों से, तो इसीलिए भी हाँ, जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सही बात है, सही बात है सर। मतलब आपने जो चीजें बताई उसके लिए तो मुझे लगता है कि आप हमारे चैनल में आए तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मेरे एक रिक्वेस्ट पे ही आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया और दिस इज अ बिग प्रिविलेज टू अस हियर विद यू सर। और ये इंटरेक्शन जो है मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगा। आने वाले टाइम में हम और भी इस तरह की चीजें क्रिकेट से जुड़ी हुई आपसे और इंटरेक्ट करेंगे, और भी जिस तरह के, अगर मुझे लगता है व्यूअर्स को अगर लगता है कि कोई कमेंट सेक्शन में अगर उनको अपनी कोई, जहाँ पे एमएसडी के इफेक्ट के बारे में बात करें, चाहे T20 का जो स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए उसके बारे में बात करें, या तीसरा जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज की टेस्ट मैच था, जो टेस्ट जो फॉरफिट होने के बाद कैंसिल कर दिया गया, तो उसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और इसी तरह हम आपके लिए इस सेगमेंट को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो सर आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। अंत में कोई और स्टेटमेंट आपकी तरफ से, लास्ट स्टेटमेंट के रूप? बस लास्ट स्टेटमेंट मैं यही कहना चाहूंगा कि बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर टीम इंडिया, बट रूमर्स पर ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं। थैंक यू वेरी जी, मच। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर joining.